friends, this is Shravani Sarode of class 10th Vidyakunj International School, Singha. Government of India has introduced a union budget on 1st February 2021. I have analyzed the budget and want to share my views on this budget through this video. 1 फरवरी 2021 को सेंसेक्स 2000 पॉइंट के ऊपर भागा और निफ्टी 14,000 के ऊपर एंड हुआ। अब आप सोचोगे इसमें इतनी सरप्राइजिंग बात क्या है? सरप्राइजिंग बात यह है कि इसके पिछले हफ्ते मार्केट एक कंसोलिडेटेड फेज में था और सभी स्टॉक्स के प्राइसेस लगातार नीचे आ रहे थे। आखिर हुआ क्या? 1 फरवरी इतना इम्पोर्टेंट दिन क्यों रहा? 1 फरवरी को भारत सरकार ने यूनियन बजट प्रेजेंट किया। इधर पार्लियामेंट में यूनियन बजट आया, उधर मार्केट ने भागना स्टार्ट कर दिया। ऐसा हुआ क्या, वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस। टू स्टार्ट विथ, इस साल के बजट में कोई भी एक्स्ट्रा डायरेक्ट टैक्स नहीं लगाया है। जो लोगों ने एक दिमाग बना के रखा था कि कोरोना के चलते अब सरकार एक हेफ्टी अमाउंट ऑफ टैक्स लगाएगी अपने सिटीजन्स के ऊपर, वैसा नहीं हुआ है। अब एक क्वेश्चन हम सबके दिमाग में आता है कि इकोनॉमी को रिवाइव कैसे किया जाए। द पॉलिसी अडॉप्टेड फॉर दिस इज डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी। अब डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्या है? डिसइन्वेस्टमेंट फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। जो कंपनीज सरकार ओन करती है उसका एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ शेयर सरकार बेच देगी। उसको बेचने से, उसको लिक्विडेट करने से सरकार के पास कैश आएगा और उससे सरकार इकोनॉमी को रिवाइव करने का प्लान करेगी। अब कुछ लोग सोचते हैं कि ये तो एकदम बकवास पॉलिसी है। दिस इज सिमिलर टू सेलिंग द नेशन इन द हैंड्स ऑफ बिलियनियर्स। पूंजीपतियों के हाथ में इस चीज को बेचना कुछ गलत नहीं है। जो एक पर्टिकुलर एसेट देश के काम नहीं आ रहा है, इकोनॉमी को फायदा नहीं दे रहा है, टैक्स जनरेट नहीं करवा पा रहा है, उसको बेचना एक सही डिसीजन है। उसको बेचने से वो पूंजीपतियों के हाथ में जाएगा और उससे वो टैक्स जनरेट करवा पाएंगे, विच इन टर्न फ्रूट्स गुड फॉर द होल इकोनॉमी। एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इस बजट का, जो कि फंड्स एलोकेट किए गए हैं हेल्थ केयर सिस्टम को। हेल्थ केयर सिस्टम यानी मेडिकल सिस्टम ऑफ आवर कंट्री। इस टाइम पे ये फंड्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे क्योंकि कंट्री ऑलरेडी एक पेंडेमिक से गुजर रही है और इसको रिवाइव करने के लिए, इस पेंडेमिक को ख़त्म करने के लिए ये फंड्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थे। कोविड वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए एंड उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 35,000 करोड़ के फंड्स एलोकेट किए गए हैं, जो मेरे पर्सपेक्टिव में एक बहुत ही बेहतरीन डिसीजन है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी कि सरकार ने कोई इंसेंटिव मेडिकल इंश्योरेंस के लिए नहीं दिया है। भारत में ऑन एन एवरेज 15 to 20% लोग ही हेल्थ कवरेज के अंडर आते हैं, यानी उनका हेल्थ इंश्योरेंस है। हेल्थ इंश्योरेंस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ह्यूमन लाइफ का, फॉर योर फैमिली ऑल्सो, फॉर योर सेल्फ ऑल्सो एंड आपके सराउंडिंग्स एंड वेलबींग्स के लिए भी। लेकिन सरकार ने ऐसा कोई इंसेंटिव दिया नहीं है, जो मेरे हिसाब से थोड़ा इनएफिशिएंट है। लेकिन नेक्स्ट बजट में आप और किसी पॉलिसीज के थ्रू इसको इंट्रोड्यूस करवाएं तो ये बहुत अच्छा मूव रहेगा। इसके अलावा स्वस्थ भारत योजना भी इंट्रोड्यूस कराई जाएगी हेल्थ केयर सिस्टम को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैंकिंग रिवाइवल की, क्योंकि बैंक जिस लिमिट से नीचे आ रहे हैं उसकी कोई सीमा नहीं है। बैंक्स को रिवाइव करना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जितने अच्छी कंट्री के बैंक्स होंगे उतनी अच्छी तरीके से वो सिटीजन्स को लोन प्रोवाइड कर पाएंगे और सिटीजन्स की स्पेंडिंग और कंज्यूमिंग पावर बढ़ेगी। बैंक्स को रिवाइव करने के लिए 20,000 करोड़ के फंड्स एलोकेट किए गए हैं, क्योंकि जितने अच्छे कंट्री के बैंक्स होंगे उतनी अच्छी तरीके से वो सिटीजन्स को लोन्स प्रोवाइड कर पाएगी और उतनी ही अच्छी तरीके से सिटीजन्स के पास लोन अवेल हो पाएंगे और उससे सिटीजन्स की स्पेंडिंग और कंज्यूमिंग पावर बढ़ेगी। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जैसे ही स्पेंडिंग पावर बढ़ेगी, कंज्यूमिंग पावर बढ़ेगी, सिटीजन्स का पैसा मार्केट में आएगा, वो लिक्विडेट होगा, वो मार्केट में सर्कुलेट होगा और उससे इकोनॉमी रिवाइव होगी। आत्मनिर्भर भारत। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 27 लाख करोड़ का बजट इंट्रोड्यूस करवाया गया है, ताकि भारत का स्ट्रक्चर रिफॉर्म हो। इससे भारत का स्ट्रक्चर रिफॉर्म होगा और भारत और भी डेवलप और आत्मनिर्भर बनेगा। एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस पॉलिसी का, जो कि है इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्पेंड करना। इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है एक कंट्री के लिए, क्योंकि ये एक इंसेंटिव की तरह एक्ट करता है फॉरेन कंपनीज के लिए, जिससे कि डॉलर इंडिया में आता है और जिससे करेंसी की वैल्यू बढ़ती है, इंडियन रुपी की वैल्यू बढ़ती है और हमारी इकोनॉमी और भी ज़्यादा डेवलप और स्ट्रांग होती है। टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस कराई गई है, दैट इज व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी। इस पॉलिसी के तहत व्हीकल्स को एक फिटनेस टेस्ट पास करना होगा
और इस टेस्ट की कुछ लिमिट सेट की गई है, जो कि है 20 ईयर्स फॉर एवरी पर्सनल यूज व्हीकल एंड 15 ईयर्स फॉर एवरी कमर्शियल यूज व्हीकल। अब जैसे ही व्हीकल्स इस टेस्ट को पास करेंगे वो एलिजिबल हो जाएंगे रोड्स पर बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के अपना ट्रैवल कंटिन्यू करने के लिए। नेक्स्ट है नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन पॉलिसी। हाईवेज और रोड नेटवर्क्स को बढ़ावा देना, क्योंकि जितने स्ट्रॉन्ग एक कंट्री के हाईवेज होंगे उतना ही कम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा और इससे गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस और भी नीचे आ जाएगी और वो कंज्यूमर्स के लिए और भी ज़्यादा अफोर्डेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट है नेशनल रेल प्लान और एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि है 100% इलेक्ट्रिफिकेशन। जी हाँ, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ इंडियन रेलवेज बाय 2023। देन नेशनल हाइड्रोजन विजन। हाइड्रोजन को एक ग्रीन सोर्स की तरह जनरेट करना। ग्रीन सोर्सेज से हाइड्रोजन का जनरेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हाइड्रोजन एक बहुत ही एक्सीलेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है और एक बहुत ही बेहतरीन फ्यूल की तरह एक्ट करता है, क्योंकि हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ही ज़्यादा। इम्पॉर्टेंट स्पेंडिंग एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हुई है। एग्रीकल्चर इंडियन इकोनॉमी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्टर है इसमें स्पेंडिंग हुई है। इस बार थोड़ी कम हुई है मगर इम्पॉर्टेंट हुई है। 5 मेजर फिशिंग हब्स टू बी डेवलप। 5 मेजर फिशिंग हब्स डेवलप होंगे इंक्लूडिंग टीटीगुड़ी एंड चेन्नई। मल्टीपर्पज सीवीड पार्क टू बी मेड इन तमिलनाडु। देन 1000 से भी ज़्यादा मंडीज को इंटीग्रेट किया जाएगा, डिजिटलाइज किया जाएगा ई नाम के अंडर। डिजिटलाइजेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉलिसी रही है इंडियन गवर्नमेंट की स्टार्टिंग से ही और वो इस पॉलिसी को और भी आगे ले जाना चाहते हैं। वीडियो के एंड में मैं अपने कुछ सजेशंस प्रोवाइड करना चाहूँगी जो कि सरकार इम्प्लीमेंट कर सकती थी बट नहीं की है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्रॉम माय ओपिनियन, ये बजट एक आम आदमी के लिए नहीं है, क्योंकि इस बजट को पार्लियामेंट में प्रेजेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा गट्स की ज़रूरत है और लोग बोलेंगे कि ये वोट बैंक सिक्योर करने के लिए बनाया गया है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर वोट बैंक ही बनाना होता तो एक मिडिल क्लास आदमी को बहुत सारे प्रोविजंस और फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती। एक लॉन्ग टर्म इनिशिएटिव की नज़र से ये बजट लिया गया है। गवर्नमेंट ने लॉन्ग टर्म का सोचा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे आम आदमी को कुछ नहीं मिलेगा। बट आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे कंट्री डेवलप होगी कुछ सालों में आपको इस चीज़ के बेनिफिट्स मिलना अवेल हो जाएंगे। नेक्स्ट है मोर इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन। एजुकेशन सेक्टर में और ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए था गवर्नमेंट को, क्योंकि डिजिटल लर्निंग बढ़ी है कोरोना काल के चलते और इससे हम सब ने देखा है कि एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है एक कंट्री के लिए। देन पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस को और बढ़ा दिया गया है, जबकि ऑलरेडी पेट्रोल और डीजल ऑल टाइम हाई रीच कर रहे हैं और इस पे और ज़्यादा टैक्स लगाकर इसे और महंगा कर दिया गया है, जो कि ठीक नहीं है। देन इस साल ओलंपिक्स होने वाले हैं। हम सब जानते हैं कि टोक्यो में ओलंपिक्स होने वाले हैं, बट हमारे स्पोर्ट्स डिवीजन को इतना फंड एलोकेट नहीं किया गया है, जिससे कि हमारे जो एथलीट्स हैं वो इतना ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते हैं एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसको लाया गया है, बट इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट के पास ज़्यादा रिफॉर्म्स नहीं है, तो गवर्नमेंट को इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ज़्यादा रिफॉर्म्स लाने चाहिए, क्योंकि इसके आने से हमारी कंट्री और भी ज़्यादा एजुकेटेड और डेवलप्ड होगी। लास्ट में मैं यही बताना चाहूँगी कि जैसे जैसे एक कंट्री के सिटीजन्स की स्पेंडिंग पावर बढ़ती है, कंज्यूमिंग पावर बढ़ती है, वैसे वैसे एक कंट्री की इकोनॉमी और भी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। थैंक यू।